खिलाफ बात करते हैं। उन्होंने तर्क दिया, उन्होंने रीजन दिया। जब इनको पता चल गया कि बिल के फेवर में कोई आ नहीं रहा है, पूरा बिल के खिलाफ लोग आके डिपोज कर रहे हैं, आप इनको पूछिए ये क्लास जो है आंकड़ा दे रहे हैं, कितने लोग उसमें बिल के फेवर में, कितने बिल के खिलाफ है। आज वो सदन के पटल पर रख दें तो देश को पता चल जाएगा कितने लोग उस बिल को अपोज किया था। जब इनको पता चला तो मुझे लगता है कि पहली बार किसी जेपीसी में नॉन स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया। नॉन स्टेक होल्डर्स जिसको वक्फ से कुछ लेना देना नहीं है, ना वो दान दे सकता है, ना उसका मेंबर बन सकता है, जिसको वक्फ के बारे में पता नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, और कुछ तो कुछ ऐसे थे एक्सट्रीमली कम्युनल स्टेटमेंट्स आके वहां पे दे रहे थे। तो ये माहौल क्रिएट करने के लिए, बिल के फेवर में सपोर्ट ड्रम अप करने के लिए जेपीसी में लोगों को बुलाया गया था। आज ये बार बार ये कह रहे हैं कि जेपीसी के रिकमेंडेशंस लाए हैं, जेपीसी के रिकमेंडेशंस लाइए। इनको पूछिए क्लॉज बाय क्लॉज उसमें डिस्कशन हुआ था, उसमें क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन हुआ था। किसी भी जेपीसी का ये मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट होता है कि वहां पे अमेंडमेंट्स के लिए जो भेजा गया है उसका क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन होना है। मुझे लगता है कि पहली बार ये 75 इयर्स ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया में जेपीसी में क्लॉज बाय क्लॉज बिना डिस्कस किए अमेंडमेंट बुलडोज करके इन्होंने लेके आया है। वो पूरी जेपीसी के रिकमेंडेशंस नहीं थे, वो पूरी जेपीसी के रिकमेंडेशंस नहीं थे, वो एनडीए के एमपीज के रिकमेंडेशन थे, वो थोपे हुए रिकमेंडेशन थे। वहां पे अंतर ज्यादा नहीं था, एक दो एमपीज का अंतर था। आप उठाइए जेपीसी की रिपोर्ट में देख ले कितने फेवर में किए, कितने खिलाफ किए। हमारा एक भी रिकमेंडेशन उसमें लाया नहीं गया है। तो अगर वही आपको करना था, जो स्टेक होल्डर जो आए थे, जो वहां पे डिपोज किए थे इसके खिलाफ में, उनका सुझाव नहीं लेना था, अपोजिशन के एमपी का सुझाव नहीं लेना था, जेपीसी घटित ही नहीं करना था। आज जेपीसी की बात करें, आप ऐसा करें, हमने इतना बड़ा डील कर दिया, हमने जेपीसी में भेज दिया। अरे जेपीसी में भेज के किया क्या, उसको और वर्सन किया है। मैं आगे बताऊंगा कैसा कैसा इन्होंने वर्सन किया है। प्लीज सर, आई नीड योर प्रोटेक्शन। जब रिजू जी बात कर रहे थे, हम लोगों ने किसी ने बात नहीं किया। प्लीज बैठ करके ये मत ना समझे कि आप बात करने तो हमारी कैपेसिटी नहीं डिस्टर्ब करने के लिए। प्लीज आप सर अब उनको बोलने दीजिए। सर ये जितने अमेंडमेंट्स अब लाए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के खिलाफ है। ये 14, 25, 26, 30 को वायलेट करते हैं, ये इक्वलिटी बिफोर लॉ को वायलेट करते हैं, ये पैरिटी इन लॉज फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ द पीपल को वायलेट करते हैं। वन नेशन वन लॉ हम नहीं कहते, वन नेशन वन लॉ का नारा बार बार ये लोग देते हैं, उसको ये वायलेट करते हैं। ये यूसीसी बार बार बोलते हैं, उसको ये वायलेट करते हैं। अगर इतना ही है, मैं आज भी यहाँ कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं कह रहा हूँ, एक मुसलमान एमपी उस कम्युनिटी के होने के नाते से मैं कह रहा हूँ, इस देश में जितने समुदाय हैं, जितने धर्म है, उन तमाम रिलीजियस सेंटर, रिलीजियस एक्टिविटी सेंटर, धर्मस्थल जितने हैं, उसके गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में एक तरीके का लॉ होना चाहिए। सबको एक तरीके का लॉ रहने, हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, क्रिश्चियन को, पारसी को, जोरस्ट्रियन को, सबको एक तरीके का लॉ बनाइए। आप क्यों घबरा रहे हैं उससे? बनाइए लॉ उसके लिए। पर्सनल लॉ छोड़ के पकड़ के सब गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में एक तरीका लॉ होना चाहिए। मैं आगे बताऊंगा और पार्लियामेंट के पटल पे मैं देखूंगा किस तरह से अलग अलग समुदाय में ये भेदभाव कर रहे हैं, किस तरह से ये टारगेटेड लेजिस्लेशन है, किस तरह से ये अनफेयर लेजिस्लेशन है, किस तरह से ये मुसलमानों के खिलाफ का लेजिस्लेशन है। आप बार बार कह रहे थे मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, मैं दावे के साथ मैं कहना चाहता हूं, मैं आपके सामने प्रूफ दूंगा, यहाँ पे रखूंगा, ये बिल्कुल टारगेटेड लेजिस्लेशन है। आप इस देश में आप ये मैसेज देना चाहते हैं कि यहाँ पे एक कम्युनिटी को बिल्कुल सेकेंड क्लास ग्रेड का सिटीजन हम बना के रखेंगे। आप जिस तरह के लॉस लेके आ रहे हैं, वो धर्म के आधार पे आप लॉस लेके आ रहे हैं। ये पहला नहीं है। कल कोई सीए एनआरसी की बात कर रहा था, ये अमित शाह जी बैठे हैं, जब उस हाउस में हम लोगों ने सवाल किया था तो इन्होंने बोला था क्रोनोलॉजी से समझिए, ये सिर्फ सीए नहीं है, इसके साथ एनआरसी और एनपीआर जुड़ेगा। जब इनसे सवाल पूछा गया था तो बोले नहीं, इससे लिंक्ड है। आप कह रहे हैं कि हम धर्म के आधार पे हम किसी की सिटीजनशिप छीन नहीं रहे,
लेकिन धर्म के आधार पे आप सिटीजनशिप रोक रहे हैं। ये पहली बार हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि कहीं ऐसा और हो रहा होगा। उसके बाद में 1991 का सेटल्ड क्वेश्चन है सर, 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सेटल्ड क्वेश्चन है। उसमें इनके लोग हाई कोर्ट में चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं उसके खिलाफ। इनके पार्टी के ऑफिस बेरर्स पिटीशन फाइल करते हैं 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ में, और मंदिरों के नीचे मस्जिदें ढूंढने का काम करते हैं। आज अगर हमारे देश में हम खोदना शुरू कर देंगे, इतिहास में पीछे चले जाएं, तो किसके नीचे क्या क्या मिलेगा किसको पता है। हम इतिहास को खोदना नहीं चाहिए। बाकी के सारे देश आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, तो हमें इतिहास में जाके खोदने का काम शुरू किए। यहाँ पे भी उसका प्रोविजन कर दिए। आज किरण रिजिजू जी आप हैं कह रहे थे भाई हम लोगों ने, सर कौन है सर? आप बीच में टिप्पणी ना करें। सर आप बोले सर, मैं उससे आगे आऊंगा। अभी किरण रिजिजू जी ने बताया कि वक्फ का मायना क्या है। सर वक्फ का माना दान है, इट एज सिंपल एज दैट। वक्फ का माना दान है। दान कोई भी किसी को भी कर सकता है। ये बार बार कह रहे थे कि 2013 में एनीबडी कैन डोनेट करके लेके आए। इनको शायद ये पता नहीं, हुजूर प्रॉफिट मोहम्मद के जमाने में गैर मुसलमानों भी दान करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर से जहां पे गैर मुसलमानों ने दान किया है। दान के लिए कोई रोक नहीं है, और ये दान का कॉन्सेप्ट सिर्फ हमारे धर्म में नहीं है। हम उसको वक्फ के नाम से कहते हैं, लेकिन दान का कॉन्सेप्ट हर मजहब में, हिंदूज में, सिख्स में, क्रिश्चियंस में, दुनिया के हर मजहब में दान का कॉन्सेप्ट है। हमारे दान के कॉन्सेप्ट से बनाए हुए इदारों को गवर्न करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए वक्फ बोर्ड बना है। ये बात फैलाई जा रही है, क्यों सिर्फ मुसलमानों को वक्फ बोर्ड चाहिए, क्यों हमारा बोर्ड नहीं चाहिए, क्यों सनातन बोर्ड नहीं चाहिए। इतना सोशल मीडिया में इसको फैलाया गया, मुसलमानों को अपील करने के लिए वक्फ बोर्ड बनाए गए। शायद इनको पता नहीं, शायद ये बोलना भी नहीं चाहते। इस देश में एंडोमेंट बोर्ड्स हैं, इस देश में मुजरा डिपार्टमेंट्स हैं, इस देश में हिंदू रिलीजियस प्लेसेस एक्ट्स हैं, इस देश में SGPC है, इस देश में बहुत सारे स्टेट्स में क्रिश्चियंस के लिए काउंसिल्स और कॉर्पोरेशंस हैं। हर मजहब के लिए है। हर मजहब के रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को गवर्न करने के लिए अलग अलग एक्ट्स बनाए गए। टेंपल ट्रस्ट है, स्टेट से अलग अलग एक्ट्स बनाए गए। आप ये क्यों भ्रम फैला रहे हैं? और ये सिर्फ कांग्रेस का अचानक बनाया हुआ मामला नहीं वक्फ का। आपने अभी कहा कि अंग्रेजों के जमाने में वक्फ को रेगुलेट करने के लिए कई एक्ट्स आए थे, उसको आगे बढ़ाते गए, उसमें अमेंडमेंट लाते गए, उसमें सुधार लाने के लिए कई अमेंडमेंट्स लेके आए। कांग्रेस ने उसको सुधार करने के लिए कई काम किया है। और 1995 में तो हम 2013 के एक्ट्स के बारे में बार बार जो बोल रहे हैं, वो बिल्कुल वक्फ बोर्ड को स्ट्रेंथन करने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए, एंक्रोचर्स को हटाने के लिए, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हम लोगों ने वो अमेंडमेंट्स लेके लाए थे, और इनका पूरा सहयोग और सपोर्ट उसमें था। सर इसमें बार बार ये कहा जा रहा, आज भी ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड, ये सबसे बड़ा एलिगेशन वक्फ बोर्ड के खिलाफ है सर, और ये सबसे बड़ा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया गया। आज भी यहाँ पे बोल रहे थे कि वक्फ बोर्ड कोई भी जमीन को अपनी जमीन डिक्लेयर कर सकती। क्या हिंदुस्तान में लॉ नहीं है? क्या रेवेन्यू रूल्स नहीं है? क्या प्रॉपर्टी रूल्स नहीं? मतलब कहीं पे भी हम टवल डाल दें और हमारी बना लें। हम ट्रेनों में चलते हैं, ट्रेनों में नमाज पढ़ते हैं, फ्लाइट्स में नमाज पढ़ते हैं, तो नमाज पढ़ ले तो क्या ट्रेन हमारी हो गई? क्या फ्लाइट हमारी हो गई? क्या वक्फ में उसको लिखवा दें? वक्फ को जो पावर दिया था, अगर वक्फ बोर्ड के सामने कोई कंप्लेंट आता है, वक्फ बोर्ड के सामने कोई कंप्लेंट आता है, तो वक्फ बोर्ड